ट्वेल्थ क्लास के मोटिवेशनल फीस के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में स्फेरिकल मिरर्स पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स बनवाए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक नई चीज़ को पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो जो रिजल्ट निकालेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में चला आता है या उस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है, समझ जाइएगा। वेक्टर्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और उसको बता भी देंगे हम किस तरह से अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे हम लोग और उसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, हिंट्स के रूप में लिख रहे हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी। कि सपोज कीजिए कोई वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर, वेक्टर ए। तो कोई भी वेक्टर है तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिल करके बना होता है। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के मिलने से ही कोई वेक्टर क्वांटिटी बनता है। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम जानते हैं मॉड लेते हैं, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में रखते हैं, दिस इज द मॉड। अब हुआ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए आप जान लीजिए कि कोई भी वेक्टर है, अगर हम उसके डायरेक्शन को जानना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर को इमेजिन करते हैं। सपोज कीजिए कि यूनिट वेक्टर है, मॉड उसकी इस तरह से हम लोग कैप लगा के लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लोग मानते हैं, इमेजिन करते हैं, वही यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या इसका मतलब हुआ? डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर in the direction of vector A। यूनिट वेक्टर, इसको डायरेक्शन मतलब लिखिए यहां पर, इसको लिखिए सिंपली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी जो भी वेक्टर हम लेंगे उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए और यहां पर n माने हैं तो लिख देंगे n कैप। तो ये वेक्टर इक्वल्स मॉड इनटू n वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का एक तरीका होता है कि उसका मॉड लिखिए और उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, जो भी यूनिट वेक्टर होगा, उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए यहां लिखिए मॉड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, बखूबी पढ़े होंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे। ये पहला चीज हुआ। दूसरा, नंबर 2, सपोज कीजिए कि यह वेक्टर ए है, इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग तोड़ सकते हैं, इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। सपोज ये एक ऐसे डायरेक्शन हुआ, एक ऐसे डायरेक्शन हुआ। मान लें सपोज कीजिए कि ये थीटा एंगल है और अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो ये वेक्टर इधर है तो इस वेक्टर को यहां भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलली विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसको यहां से यहां लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इस ए वेक्टर का वैल्यू अगर हम इस डायरेक्शन में लिखना चाहें, सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n1 कैप और इस डायरेक्शन में n2 वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n1 कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n2 कैप और ये मेरा वेक्टर ये है। अब हम वेक्टर ए का वैल्यू अगर हम n1 के डायरेक्शन में लिखना चाहे, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं,
तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका होगा, जिस वेक्टर का आप लिखना चाहते हैं उसका पहले मॉड लिखिए, फिर यहाँ पर एंगल थीटा है तो लिखिए कॉस थीटा, और फिर उस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको आप लिख दीजिए। अगर हम इसका इधर ले 90 माइनस थीटा वाला मान, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे सीधे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा, और यहाँ का यूनिट वेक्टर है इनटू वेक्टर, तो यहां पर लिख देंगे इनटू कैप। तो किसी भी वेक्टर, अब हम इसको यहां से यहां ला सकते हैं और लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा आई इंटू इनटू कैप। ये वेक्टर ये है तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल से आप जानते हैं, एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है, और इसका ये रिजल्टेंट हो जाएगा एडिशन से। ये हेड टेल हेड, तो ये टेल और हेड इसका एडिशन होता है, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स इन दोनों का सम, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा n1 कैप प्लस हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा n2 कैप। समझ में आया? कोई भी वेक्टर अगर है और उसका दो कंपोनेंट लेते हैं तो एडिशन लॉ से हम इसको इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ये बिल्कुल आप जानते हैं। और कंपोनेंट लिखने का तरीका होता है उस वेक्टर का मॉड, फिर जिस डायरेक्शन में उसके साथ वो कॉस का एंगल कॉस थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, यहां भी होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा चूंकि साइन थीटा होता है, इसलिए मॉड ए वेक्टर साइन थीटा इनटू इनटू वेक्टर लिखा जा सकता है। नंबर 3, अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर इधर है एल कैप और हम चाहते हैं इसका उल्टा लिखना, तो अगर डायरेक्शन हम उलट दिए और उतने ही बराबर जितना लाइन में ये उतनी ही लाइन ये है, तो इसको लिखेंगे माइनस एन कैप। डायरेक्शन को उलटने से वो चीज माइनस हो गया। अगर मान लेते हैं इधर कोई ए वेक्टर है तो उल्टा उसी के बराबर अगर हम इधर कर दें तो दिस इज माइनस ए वेक्टर हम लिख सकते हैं, यानी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट किए तो वेक्टर अपना जस्ट अपोजिट हो जाता है। नंबर 4, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर लिखना हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले तो कॉस थीटा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन थीटा वगैरह होता तो अलग चीज, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल डॉट का ही करेंगे। तो दो वेक्टर्स का डॉट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई भी वेक्टर इक्वल्स होता है उसका मॉड इनटू उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये तो पहला हुआ। दूसरा, किसी भी वेक्टर का हम दो कंपोनेंट लिख सकते हैं परपेंडिकुलरली कॉस थीटा और ये साइन थीटा के फॉर्म में, और ट्रायंगल लॉ को अगर फॉलो करें तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो ए वेक्टर कॉस थीटा n1 वेक्टर, ए वेक्टर साइन थीटा n2 वेक्टर हम लोग सम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये पढ़े कि अगर किसी वेक्टर को हम जस्ट रिवर्स कर दें तो उसका प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए वेक्टर है तो उल्टा करेंगे तो माइनस ए वेक्टर जस्ट पैरेलल होना चाहिए और इसके बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तब इसको माइनस लिखेंगे। और दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, वही थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर करेंगे तो मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये 3-4 जो भी बताए इसी का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जरा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए, बहुत समझ में आएगा। यह एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये इसका नॉर्मल है। अब यहां पर देखिए वेक्टर फॉर्म लाना है और ये आपको मालूम है कि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल इसका थीटा होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं एक कैप, कैप देने का मतलब यूनिट वेक्टर, और यहां पर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लेते हैं बी कैप, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लेते हैं हम लोग एन कैप, और प्लेन यानी मिरर के डायरेक्शन में, मिरर जिस प्लेन में है वहां पर यूनिट वेक्टर मान लेते हैं हम लोग सी कैप। A cap is the unit vector in the direction of incident ray. B cap is the unit vector in the direction of reflected ray. N cap is the unit vector in the direction of normal. And C vector is the unit vector in the plane of mirror, plane mirror. और चूंकि ये सभी यूनिट वेक्टर हैं तो आप जानते हैं कि मॉड इसका ले A कैप का, या मॉड ले हम B कैप का, या मॉड ले हम C कैप का, या मॉड ले हम एन कैप का। चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, फिर से सुनिए, ध्यान सुन दीजिए। बी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। सी कैप इन द प्लेन ऑफ मिरर। और चूंकि सभी यूनिट वेक्टर है इसलिए सब का मॉड लेंगे तो दैट विल बी 1, चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब यहां पर हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सपोज कीजिए कि ये आपका इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है, यहां पर एक है, ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे। इसका हम लोग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। चूंकि ये एंगल थीटा है, ये वाला यहां से इसको मिलाएंगे, चूंकि ये एंगल आपका थीटा है तो निश्चित रूप से ये एंगल आपका थीटा होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा। अभी आपको बताए थे कि हम लोग इसका कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि ये इसके प्लेन के पैरेलल ये है, यानी इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा सी कैप, और ऊपर में है एन कैप, तो जस्ट नीचे ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस एन कैप, हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर में एन कैप है तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एन कैप, हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए इसका कंपोनेंट लेंगे, अगर ये वेक्टर का कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या होता है, मॉड ए कैप का कॉस थीटा इनटू इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस एन कैप, ये हम लोग लिख सकते हैं। ए कैप का मॉड कितना हो जाएगा, दैट इज 1, यूनिट वेक्टर है इसलिए हो गया माइनस कॉस थीटा इनटू एन कैप। अगर ये हुआ माइनस कॉस थीटा एन कैप, तो ये बिल्कुल इधर ये भी होगा माइनस कॉस थीटा एन कैप। अब ऊपर में इसका कंपोनेंट लें तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मॉड ए कैप, ये 90 माइनस थीटा इसलिए हो जाएगा साइन थीटा इनटू इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दैट इज सी कैप, और ए कैप का मॉड 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सीधे साइन थीटा इनटू सी कैप। इसका कंपोनेंट ए कैप का कंपोनेंट इस तरफ लिए थीटा एंगल पर, ये माइनस एन कैप इसका यूनिट वेक्टर है, तो मॉड कॉस थीटा माइनस एन, यहां पर हो गया मॉड साइन थीटा इनटू सी कैप। यहां का जो ये सी कैप है इसको भी सी कैप मान लो, इसके पैरेलल है। अब आपको बताया था अभी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं ए कैप इक्वल्स, ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू सी कैप माइनस कॉस थीटा इंटू एन कैप। एक्चुअली ये प्लस और माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू एन कैप, और इसको फिर लिखेंगे फाइनली, तो साइन थीटा सी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप, एंड दिस इज 1। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इंसिडेंट रे ऐसे है तो उसी तरह से वेक्टर लिए, उसका दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लिए, और चूंकि इस डायरेक्शन में सी कैप है तो सी कैप यूनिट कैप रहने दिए,
और चूंकि ऊपर में n है तो नीचे में माइनस n कर दिए, और फिर कंपोनेंट लिखने का तरीका आप लोगों को बताया अभी, मॉड कॉस थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, मॉड ये यूनिट वेक्टर इसलिए मॉड 1 हो गया, यहाँ भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 हो गया, और ये चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा है इसलिए क्या हो गया साइन, जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये इसका हुआ इंसिडेंट रे का एक फॉर्मूला मिला, ए कैप इक्वल्स। अब आइए रिफ्लेक्टेड रे की बात करें हम लोग। रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है, इसको देखिए इधर जैसे है उसी तरह से बनाइए। ये हो गया बी कैप, इसका दो परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग, दो परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये भी एंगल थीटा होगा। इस तरफ यूनिट वेक्टर होगा एम कैप, इस तरफ यूनिट वेक्टर होगा सी कैप, और फिर पहले की तरह इसको मिला दीजिए। और आप जानते हैं इसका इस तरफ से कंपोनेंट लेंगे तो मॉड भी cos 90 माइनस थीटा यानी हो जाएगा साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर सी कैप, यानी साइन थीटा इंटू सी कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसलिए 1 हो गया। इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड बी का यूनिट वेक्टर cos थीटा इंटू एन कैप, और ये सीधे हो गया cos थीटा इंटू एन कैप। इसको पैरेलली हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos थीटा इंटू एन कैप। अभी आपको एडिशन वाले फॉर्मूला में बताया था आपको कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा एडिशन से, और जब इन दोनों का सम इसके बराबर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी कैप इक्वल्स साइन थीटा इंटू सी कैप प्लस कॉस थीटा इंटू एन कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए यूनिट वेक्टर का हम लोग लेकर के जिस डायरेक्शन में था उसके दो कंपोनेंट्स निकाले, उससे ये आया। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे को लेकर के दो कंपोनेंट लिए, उससे ये आया। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा सी कैप का वैल्यू यहाँ पर है, इसको हम इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं और उसको हम लोग 2 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी कैप इक्वल्स ए कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप। अब इसका वैल्यू हम लोग 2 में रख देंगे, इसको 3 मान लीजिए, और लिखिए फ्रॉम 2 and 3 इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी कैप इक्वल्स ए कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, ये यहाँ पर हो गया। इसको मिटा दें। अब यहां से इसको ऊपर लाइए और इस तरह से लिखेंगे बी कैप इक्वल्स ए कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप। ये रिजल्ट तो आया, लेकिन अभी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के रूप में नहीं है, क्योंकि वहां पर कॉस थीटा भी लगा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कॉस थीटा को भी हटा दे, रिप्लेस कर दे। तो कैसे उसको लिखेंगे, तो देखिए यहां पर देखिए ये वेक्टर एन कैप है और इंसिडेंट रे ऐसे है, तो अगर हम इसको उल्टा बना दें तो ये हो जाएगा माइनस ए कैप, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अरे भाई ऐसे ए कैप है तो उल्टा करेंगे तो माइनस ए कैप हो जाएगा, तो ये तो माइनस ए और एन कैप के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग। वी हैव एन कैप डॉट माइनस ए वेक्टर, एन कैप डॉट माइनस ए वेक्टर। तो वैसे स्थिति में यह लिखेंगे एन कैप का मॉड माइनस ए कैप का मॉड, और दोनों के बीच का एंगल लिखेंगे थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये हो गया कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा इक्वल्स माइनस एन कैप डॉट ए कैप, ये हम लोग को मिला। यानी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एन कैप माइनस ए कैप। यहाँ पर एक चीज और देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपका एन कैप है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका ए कैप है। इसको हम लोग नीचे बढ़ा दें तो चूंकि मैग्नीट्यूड वही रहने दें, डायरेक्शन भी वही है,
तो ये भी ए कैप होगा, और नीचे ये अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एन कैप। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एन और माइनस ए के बीच का एंगल जो हम थीटा लिए हैं वो एक्चुअली एन ए कैप और माइनस एन कैप के बीच का भी एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट में वही आएगा cos थीटा इक्वल्स माइनस एन कैप डॉट ए कैप, यानी एन कैप और माइनस ए कैप के बीच का एंगल भी आपको वही होगा जो एन ए कैप और माइनस वन, दोनों में से किसी एक को भी अगर हम निगेटिव करते हैं तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। यहां पर पुट करेंगे तो लिख सकते हैं बी कैप इक्वल्स ए कैप प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस एन कैप डॉट ए कैप इंटू ए कैप, यानी हो गया बी कैप इक्वल्स ए कैप माइनस ट्वाइस एन कैप डॉट ए कैप एन कैप। चूंकि डॉट है तो ए पहले लिखिए या एन बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर। और इस तरह से फॉर्मूला पर हम लोग, ये फॉर्मूला के फॉर्म में भी एग्जामिनेशंस में आता है, या फिर इस पर कुछ वैल्यू दे देगा एन वगैरह का और उस पर आपको नंबर पूछा जा सकता है। तो बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग क्या किए, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मान करके हम लोग तो उसका कंपोनेंट लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक साइन के फॉर्म में एक कॉस के फॉर्म में आया, तो दोनों को एडिशन लॉ से जोड़ दिए हम लोग। फिर उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे का एक साइन कंपोनेंट लिए, एक कॉस कंपोनेंट लिए, और उसको फिर हम लोग फिर हम लोग ये एडिशन लॉ से उसको ऐड कर दिए, दोनों को मिला दिए, और उसके बाद नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल का डॉट प्रोडक्ट निकाले, और डॉट प्रोडक्ट से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करके फाइनल रिजल्ट हम लोग का निकले। बहुत आसान है। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा वेक्टर की जानकारी, और पहले आपको हिंट्स हम दे दिए कि वेक्टर फॉर्म में क्या हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सभी जगहों पर ये नहीं मिलता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए कि वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको इनिशियली यही करना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस और प्लेन ऑफ द मिरर के डायरेक्शन में हम लोग को यूनिट वेक्टर मान लेना है। किसी में ए माने, किसी में बी माने, वहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ए और बी ही माने, आप किसी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ए बी सी के रूप में माने हम लोग, फिर नॉर्मल को एन के फॉर्म में माने, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर आपको मालूम है कि यहां पर जब भी इमेज बनता है तो वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, वर्चुअल होता है और छोटा होता है। सपोज कीजिए कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1/n दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1/n दिया हुआ है, देन prove that u equals n-1 into f, u equals n-1 into f। u आपको मालूम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f आपको मालूम है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और n क्या है, n
it represents exactly how many times smaller the image is compared to the object. n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It represents exactly how many times smaller the image is compared to the object. ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना गुना वो कम है इमेज हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है और उसका हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो कितना छोटा है, अगर वो n दिया हुआ है, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो कितना छोटा है अगर ये हो, तो ये u का वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो n-1 इंटू एफ के बराबर होगा। इस पर अगर f का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, तो u का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया इसको पहले हम लोग मालूम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मैग्निफिकेशन m इक्वल्स f डिवाइडेड बाई f माइनस u। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में मैग्निफिकेशन हम लोग ये पढ़े थे। यहां पर ये हो जाएगा hi डिवाइडेड बाई ho इक्वल्स f बाई f माइनस u। यूजिंग प्रॉपर साइन अगर हम लोग प्रॉपर साइन का यूज करें तो जानते हैं हम लोग कि एच आई इमेज भी ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ है, यानी दोनों प्लस होगा, यानी ये दोनों प्लस है। और सपोज कीजिए कि ये 1/n दिया हुआ है प्लस में, और यहाँ पर f चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और u यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट तो बाई तरफ होगा इसलिए माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये एच आई ये गिवन है, ये दिया हुआ गिवन है कि साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स 1/n इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी को हम लोग 1/n यानी यहां पर दिया हुआ है ये एच आई हो, एच आई 1/n इंटू एच ओ हो, तो हम लोग लिख सकते हैं ना एच आई बाई एच ओ इक्वल्स 1/n, ये गिवन है दिया हुआ। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/n इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कितना टाइम्स कम है वो बताया अभी, हाउ मेनी टाइम्स स्मॉलर है वो पता कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या लिखेंगे n इंटू एफ इक्वल्स एफ प्लस यू, यानी u इक्वल्स हो जाएगा n इंटू एफ माइनस एफ, यानी f कॉमन ले लेंगे दैट इज n-1। तो यही हम लोग को पता करना था। चूंकि u को ऑलरेडी हम लोग माइनस मान लिए हैं बाई तरफ ऑलरेडी, चूंकि बाई तरफ ही ऑब्जेक्ट रखेंगे इसलिए यहाँ पर आंसर प्लस में आया। अगर हम u के नेगेटिव साइन को छोड़ देते तो आंसर हमारा माइनस में ही आता, चूंकि वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि ऑब्जेक्ट बाई तरफ रखा हुआ है। और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस होता है, इसलिए इसको ऑलरेडी आपको प्लस लेके चलना होगा। और चूंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो वर्चुअल इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा तो वो भी आपको एच आई भी पॉजिटिव होगा और एच ओ भी पॉजिटिव होगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव मान लिए हम लोग यहाँ पर। और ये एच आई बटा एच ओ 1/n दिया हुआ है क्वेश्चन में, पुट करते हुए हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और कहता है कि 1/2 n का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो सीधे यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखिए, f का वैल्यू 20 रखिए और मल्टीप्लाई करके u का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ नहीं मालूम, पता करना है। ये इसका पोल है, पोल से 10 सेंटीमीटर
के डिस्टेंस पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, ये तो कॉन्वेक्स हुआ है, प्लेन मिरर, और एक ऑब्जेक्ट आपको यहां पे रखा हुआ है, दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कहता है देखिए, एक हुआ कॉन्वेक्स मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए, ध्यान समझिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके आगे प्रिंसिपल एक्सिस पर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और कहता है कि इन दोनों मिरर्स के प्रभाव से, दोनों मिरर्स के कारण एक ही जगह इमेज बनता है, यानी बोथ द mirrors form the image at the same place। कहता है कि दोनों मिरर, both the mirrors form the image at the same place, एक ही जगह बनाते हैं। तो आपको बताना है then फोकल ऑफ द मिरर, ये क्या, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना है, क्योंकि प्लेन मिरर का तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, वो तो निकालना नहीं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, ये हम लोग मालूम करना है। बोथ द मिरर्स फॉर्म द इमेज एट द सेम प्लेस, देन f इक्वल्स हाउ मच फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखेंगे हम लोग, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ हमें मालूम करना है, उसके 10 सेंटीमीटर आगे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज दोनों के कारण एक ही जगह अगर बनता है तो बताएं कि फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा इस साइड में ही बनेगा, इधर तो बनता नहीं, वो भी फोकस के अंदर बनता है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग एक फिगर बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि प्लेन मिरर पर ऐसे रे आया होगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया होगा, नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे हम लोग, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां कट करेगा वहीं पर इमेज बनना चाहिए। यहां से भी एक रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे हम लोग, इसका सेंटर अगर इधर मानते हैं तो हम जानते हैं कि सेंटर से नॉर्मल होता है, तो ये रे ऑफ लाइट इधर भागेगा, और जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पर इमेज बनता है। क्योंकि दोनों इमेज सेम बनना है तो ये इमेज इस तरह से यहाँ पर बने, दोनों मिरर्स के कारण आपको इमेज एक ही जगह पर बना आई पर। फिर से देखिए, ओ से एक इंस्टेंट रे कराए प्लेन मिरर पर, तो रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे बढ़ाए तो आई पर कट किया, और कॉन्वेक्स मिरर पर भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराए तो वहां भी रिफ्लेक्ट किया तो पीछे बढ़ाए तो उसका इमेज वहीं पर बना जहां पर प्लेन मिरर बना रहा है। और ये आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन लिखेंगे तो वही नॉर्मल होता है, इसलिए वहां से हम लोग नॉर्मल को मालूम करने के लिए इस तरह का काम किए। तो कैसे इसका बनेगा, बहुत आसान है, इसको समझिए। देखिए, प्लेन मिरर के पहले हम लोग उसके रूल्स को समझें। तो प्लेन मिरर से आगे ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, पूरा 30 में से 10 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा, अगर एम पॉइंट मानते हैं तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, प्लेन मिरर से आगे ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर से आगे 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्लेन मिरर से आगे 20 सेंटीमीटर पर है, क्योंकि 30 में से 10 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए तो क्या मिला 20। और आपको मालूम है कि प्लेन मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट उतने ही पीछे उसका इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब है कि इसका इमेज 20 पर बनना चाहिए, और ये ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि O से लेकर M तक का दूरी, O से लेकर M तक का दूरी और M से लेकर I तक का दूरी, ये दोनों बराबर होना चाहिए, और दोनों कितना बराबर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। अरे भाई, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतने ही पीछे ना उसका इमेज बनेगा। तो आगे ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर, तो पीछे भी ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब रेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हुआ। फिर से देखिए, ये तो फिगर बना दिए, लेकिन आप ऐसे समझिए इसको
कि प्लेन मिरर से आगे ऑब्जेक्ट 20 पर है। कैसे मालूम किया हम लोग? तो कॉन्वेक्स मिरर से आगे 30 पर और 10 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना मिला? 20। अब प्लेन मिरर के प्रिंसिपल से, उसके रूल से हम लोग जानते हैं कि जितना सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर उतने ही पीछे उसका इमेज बनता है। तो यहां से अगर 20 ये है तो ये भी 20 होगा। तो O से लेकर M तक की दूरी, M से लेकर I तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब ये मालूम करने के बाद अब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कीजिए। फॉर कॉन्वेक्स मिरर ओनली, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? बोलिए 30 सेंटीमीटर। इसका इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? B 10 सेंटीमीटर। अरे भाई यही ना हुआ इमेज डिस्टेंस का बिहाइंड द मिरर। तो एफ फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे 1/b + 1/u = 1/f। अब सबका यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज कर दीजिए। 1/b का मतलब 10, ये तो पॉजिटिव में है, प्लस में है, क्योंकि इंस्टेंट रे का डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में ये भी डिस्टेंस है, इसलिए प्लस होगा। u इंस्टेंट रे के उल्टा है, क्योंकि हमको यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30 इक्वल्स फोकल लेंथ f 1/f। तो यहाँ से ये हो गया आपको 30, ये हो गया 3 - 1 इक्वल्स 1/f, यानी 2/30 इक्वल्स 1/f। और इस तरह से 1/f इक्वल्स 1/15। तो f बराबर कितना आ गया? f इक्वल्स 15 सेंटीमीटर। यानी जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किए हैं उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगा। बहुत आसान है। देखिए, प्लेन मिरर से हम मालूम कर लिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है, तो उसके पीछे उतने ही पर बनेगा। और चूंकि ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, तो इसमें से जितना आगे इधर उतना ही पीछे इधर, तो 10 + 10 20 हो गया। और यहाँ पर हम देख लिए कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए u का वैल्यू हो गया 30, v का वैल्यू हो गया 10, f का वैल्यू निकाल लिए, सबका फॉर्मूला पुट कर दिए, साइन कन्वेंशन का यूज किया हम लोग। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में है, इसलिए 10 को पॉजिटिव माने। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस में होगा और फोकल लेंथ प्लस में आया। हम लोग जानते ही हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग ये पढ़े, फॉर्मूला सब पढ़े इसमें, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही पूरा लाइट बेस्ड है। ये तो रिफ्लेक्शन आप, लेकिन रिफ्लेक्शन का भी यूज इसमें हम करेंगे ही हम लोग। और फिर कंबाइंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको ध्यान से पढ़िए, हर क्लास को पढ़िए, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपने मित्रों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रहे हैं। बिल्कुल पूरा 11th क्लास, पूरा 12th क्लास, फोकस हमारा नीट पर है, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाते चलेंगे। उसको ध्यान में रखिए। आज का जो पहला था वेक्टर फॉर्म, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत का कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू।